हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12 की हिंदी का जो सेकंड चैप्टर है आलोक धनवा साहब, इनकी रचना पढ़ेंगे। ठीक है, आलोक धनवा साहब की जो रचना है पतंग, जो कविता है इनकी, तो पतंग कविता की अपन कंप्लीट जो है मैं आपको व्याख्या बताऊंगा, कठिन शब्दार्थ बताऊंगा, और इसके अलावा अपन कविता के बारे में और कवि परिचय के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन यहाँ पे जानेंगे, सबसे पहले अपन कविता जो पतंग है इसकी एक थोड़ी सी समरी अपन जान लेते हैं इस कविता के बारे में, और उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आलोक धनवा साहब का अपन यहाँ पे देखेंगे कि इनका आलोक धनवा साहब का जन्म 1948 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर में हुआ था। देखिए, एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, कवि परिचय, कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व, है ना, ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। हालांकि अपन अलग से भी पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें, पर फिर भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा इसे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में अपन इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा फिर उसके बाद में जो प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी किताब के वो भी करेंगे, और एक्स्ट्रा जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वो भी करेंगे, और फिर करेंगे इसकी जो सप्रसंग व्याख्या है वो भी अपन करेंगे। तो कंप्लीट आपकी हिंदी का अपन यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो देखो, 1948 में बिहार राज्य के मुंगेर में आलोक धनवा साहब का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। ध्यान रखना, काव्य संग्रह का नाम है दुनिया रोज बनती है। तो ये जो इनका काव्य संग्रह है, एकमात्र इनका काव्य संग्रह है, और इस एकमात्र काव्य संग्रह से इनकी जो कविता है वो ली गई है पतंग कविता। और ये पतंग कविता जो अपने सिलेबस में है, ये पतंग कविता का तीसरा भाग है, पूरी कविता नहीं है। ठीक है, पूरी लंबी कविता है। तो यहाँ पर जो है वो 1998 में प्रकाशित हुई थी ये पतंग कविता, नहीं, दुनिया रोज बनती है 1998 में इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए, जनता का आदमी, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। यह इनकी पहली कविता है, जनता का आदमी। आलोक धनवा साहब की पहली कविता जनता का आदमी। इनकी नेक्स्ट जो कविता वो है भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां। ये इससे इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ब्रूनो की बेटियां काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है आलोक धनवा साहब की। और दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। देखिए, इनके सभी कविताओं की अपनी अपनी विशेषताएं। जैसे जनता का आदमी, ये इनकी पहली कविता है। उसके बाद में भागी हुई लड़कियां, फिर है ब्रूनो की बेटियां। ब्रूनो की बेटियों से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है, और इसी एकमात्र काव्य संग्रह से इनकी रचना पतंग कविता ली गई है। और उसके बाद में इनकी और जो कविता है गोली दागते पोस्टर और कपड़े के जूते। तो ये तो है इनकी गिनी चुनी रचनाएं, आप लोग याद रखिएगा। इनको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? तो देखेंगे आप, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान। अब जब ये बिहार के रहने वाले थे, इनका जन्म बिहार के मुंगेर में हुआ था, तो इनको याद रखना, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान प्राप्त हुआ, और पहल सम्मान, ये जो है वो इनको सम्मान प्राप्त हुए थे। तो ये तो हो गया इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। इनके व्यक्तित्व में हमने इनके जन्म के बारे में जान लिया, और कृतित्व में इनकी रचनाओं के बारे में हमने जान लिया, इनके सम्मान के बारे में जान लिया, इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे अपन अब यहाँ पे देखेंगे कविता का सारांश। अभी हमने जो कविता है इसका एक थोड़ा सा सारांश, हल्का सा समरी अपन देख लेते हैं, फिर सीधे चलते हैं कविता पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पतंग जो कविता है, ये पतंग शीर्षक कविता आलोक धनवा की एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है से उद्धृत है, लिया गया है। ये एक लंबी कविता का तीसरा भाग है। ध्यान रखना, पूरी कविता नहीं है, एक जो लंबी कविता है पतंग, उसका खाली तीसरा भाग अपने सिलेबस में दिया है। अब देखिए, ये इसका मतलब है क्या, इसमें कवि क्या बताना चाहता है ना, इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि पतंग कविता का मूल उद्देश्य क्या है। तो आप लिखेंगे कि पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, क्रियाकलापों, उमंगों तथा प्रकृति में आए परिवर्तन को सुंदर बिंबों के माध्यम से या बिंबों के सहारे प्रस्तुत किया है।
तो ये जो कविता है इसमें बाल सुलभ इच्छा है, बाल सुलभ इच्छाओं से तात्पर्य है बच्चों के मन की जो इच्छाएं होती है, जैसे पतंग, पतंग हर बच्चे को पसंद है, हर बच्चा उड़ाना चाहता है, हर बच्चे की इच्छा होती है, तो बाल सुलभ इच्छाएं और बालकों के जो क्रियाकलाप होते हैं, बच्चे जो क्या करते हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही साथ बच्चों के मन में जो उमंग होती है प्रकृति के प्रति, विशेष करके जब पतंग उड़ाने का जो मौसम होता है तो पतंग के दौरान जो उनके मन में जो उमंग होती है, जो उल्लास होता है, उसको यहाँ पे कवि ने बताने का प्रयास किया है। और इसी तरीके से जो प्रकृति में परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को, इन क्रियाकलापों को, इन बाल सुलभ इच्छाओं को, इन उमंगों को कवि ने सुंदर बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बिंब क्या होता है देखिए कि एक प्रकार से जैसे शब्दों के माध्यम से अगर कोई चित्र उकेरा जाए, ठीक है ना, तो वो बिंब कहलाता है साहित्य में। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे छतों पर दौड़ रहे हैं, है ना, तो ये एक प्रकार से शब्दों के माध्यम से जब चित्र उभारा जाता है तो वो बिंब कहलाता है। तो यहाँ पे कवि ने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। जब कविता शुरू होती है तो वहाँ पे कवि कहता है कि भादों के महीने के बाद वर्षा की तेज बौछारों की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि भाद्रपद महीना समाप्त होते ही बारिश का मौसम लगभग समाप्त हो चुका होता है। उसके बाद में शरद ऋतु के आगमन के साथ ही रास्ते सूख जाते हैं। रास्ते सूखने का तात्पर्य है कि बारिश के दौरान जो रास्तों में पानी भर गया था, जो कीचड़ भर गया था, वो कीचड़ चूंकि अब बारिश समाप्त हो चुकी है, धीरे धीरे पानी जो है वो सूख चुका है, रास्ते साफ हो चुके हैं। दिन चमकीला हो जाता है। दिन चमकीला इसलिए हो जाता है क्योंकि आसमान में बादल नहीं है, बिल्कुल मौसम साफ है, तो दिन एकदम चमकीला हो जाता है। उससे पहले जब आसमान में बादल होते हैं तो दिन भर जो है वो बादल छाए रहते हैं। स्वच्छ आकाश में बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं। अब जैसे ही आसमान साफ हो गया, जैसे ही शरद ऋतु का आगमन हो गया, आसमान बिल्कुल साफ हो गया और उस साफ मौसम में फिर बच्चे उड़ाते हैं पतंग। उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है, आलोक धनवा साहब ने। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखेंगे जो पतंग कविता है, इसका सारांश अपन कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे कवि क्या बता रहा है कि जब आसमान साफ हो जाता है, बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं, तो वे साइकिल की घंटी जोर से बजा करके तथा चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए बुलाते हैं। थोड़ा सा अपन यहाँ पे देखेंगे कि कवि यहाँ पे एक प्रकार से प्रकृति का वर्णन भी कर रहा है कि जैसे ही सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ता है, सूर्योदय होता है, धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ता है, तो उस दौरान सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य की किरणें तेज गति से पृथ्वी पर आती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर कवि ने उसे साइकिल की घंटी जोर से बजा करके और चमकीले इशारे, मतलब सूर्य की किरणों को यहाँ पे चमकीले इशारे कहा है कवि ने। तो इस तरीके से सूर्य का वर्णन भी कवि यहाँ पे कर रहा है। डोर से बंधी रंगीन पतले कागज और बांस की कमानी से बनी हल्की पतंग को आसमान में ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कवि पतंग की विशेषताएं बता रहा है कि पतंग कैसी होती है। तो पतंग क्या होता है कि डोर से बंधी रहती है, क्योंकि आसमान में जब पतंग उड़ती है तो वो डोर से बंधी रहती है, रंगीन पतले कागज की, और बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल पतला कागज होता है, तभी तो वो ऊंची उड़ती है, पतले कागज की बनी हुई। बांस की कमानी से, उसमें आपने देखा होगा 2 डंडियां होती है बांस की, है ना, तो वो उसे कमानी कहा गया। वो भी हल्की होती है ताकि हल्की सी हवा के साथ भी आसमान में उड़ सके। आसमान में ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। जब वे छतों पर बेसूद दौड़ते हैं, कौन? बच्चे। पतंग उड़ाने के दौरान जब छतों पर दौड़ते हैं, बेसूद का मतलब जिन्हें होश नहीं रहता वो कहाँ किस दिशा में दौड़ रहे हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने में मशगूल हैं, तो मानो छतें नरम पड़ जाती हैं। क्योंकि बच्चे जब छतों पर दौड़ते हैं उनके पाँव में जूते नहीं होते हैं, वो नंगे पाँव दौड़ते हैं, उनके पाँव बिल्कुल महसूस नहीं होता कि भाई लगेगा। तो एक प्रकार से ऐसा है कि जैसे छत जो होती है ना, मकान की छत, वो स्वयं नरम हो गई है, इसलिए उन्हें कुछ भी कठोरता महसूस नहीं होती है। और दिशाएं मृदंग की तरह उड़ती हैं, मृदंग की तरह बजती हैं। दौड़ते हैं बच्चे कभी इधर तो कभी उधर, किसी भी दिशा में, तो ऐसा लगता है जैसे दिशाएं जो है वो मृदंग की तरह। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तो जब उसको बजाया जाता है तो उससे आवाज़ निकलती है। तो जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं तो छतों पर जो आवाज़ होती है उनके पैरों से धम 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 की, तो ऐसा कवि यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए मृदंग की आवाज़ आ रही है। वे पेंग भरते हुए डाल के लचीले वेग से छतों के खतरनाक कोनों तक चले जाते हैं। और पेंग भरना मतलब पतंग उड़ाने के दौरान इस तरीके से खींचा, और कई बार तो वो जो ना बिल्कुल किनारे पर छत होती है, छत के जो किनारा होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आगे कवि कहता है कि कभी कभी बच्चे छत के किनारों से गिर भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि छत कहाँ खत्म होगी, उनका पूरा ध्यान आसमान में रहता है, पतंग उड़ाने की तरफ रहता है, और कई बार वो छतों से नीचे गिर जाते हैं। चोट से बचने पर उनका साहस और उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। तो कई बार गिर जाते हैं, कई बार लग भी जाती है, लेकिन अगर वो बच गए तो उनका साहस और ज़्यादा
बढ़ जाता है, उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा उमंग के साथ वो पतंग उड़ाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसका कविता परिचय देखा और अब यहाँ पे आगे जो है हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और मैं यहाँ पे आपको पहले एक पद अपन पढ़ेंगे, फिर उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, फिर दूसरा पद लेंगे, इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। पहला पद तो इसको फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है, सब जहाँ शुरुआत होती है तो कवि कहता है कि बारिश का मौसम समाप्त हो चुका है। तो कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें गई मतलब बारिश के मौसम में तेज बौछारें गिरती है, तो वो तेज बौछारें गिरने की संभावना भाद्रपद महीने तक रहती है। जैसे ही भाद्रपद महीना समाप्त हुआ उसके बाद में बारिश का जो मौसम है वो भी लगभग समाप्त माना जाता है। फिर तेज बौछारों वाली बारिश नहीं होती, फिर तो हल्की फुल्की या कहीं पर बारिश हो सकती है। तो जैसे ही भाद्रपद महीना बीता तो तेज बौछारें जो गिरने की संभावना थी वो समाप्त हो गई और अब उसके साथ वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हुई तो उसके बाद में एक नया सवेरा हुआ। नया सवेरा जैसे अपने जो हिंदी महीनों के जो नाम होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए चैत्र से शुरुआत होती है तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। तो भाद्रपद महीना जैसे ही समाप्त हो उसके बाद आश्विन महीना आता है, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये 12 महीने होते हैं। जैसे ही भाद्रपद महीना समाप्त हुआ आश्विन महीना शुरू होता है और आश्विन महीने में आकाश जो है वो एकदम साफ होता है, किसी भी प्रकार का आसमान में बादल नहीं होता है, आकाश जो है वो एकदम स्वच्छ होता है। तो एक नया सवेरा हुआ। आगे कवि क्या कहता है कि वो जो सवेरा होता है वो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो जब सूर्योदय होता है उस समय सूर्य लाल दिखाई देता है और चूंकि आसमान में बादल भी नहीं है तो पूरे आसमान में एक प्रकार से सूर्योदय के समय लालिमा छा जाती है। वैसा ही शाम के समय होता है, जब सूर्य अस्त होता है उस समय भी वैसा ही होता है। तो अभी यहाँ पे कवि जो है उदाहरण दे रहा है कि उपमा दे रहा है कि सवेरा कैसा है, सवेरा लाल है। कैसा लाल? खरगोश की आंखों जैसा लाल। यहां से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि कवि ने पतंग कविता में सूर्योदय को किसके समान लाल दिखाया है, तो याद रखना खरगोश की आंखों के समान लाल दिखाया है। आगे कवि कहता है शरद आया पुलों को पार करते हुए। और जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है उसके बाद में जब आश्विन महीना शुरू होता है तो शरद ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। तो कवि कहता है कि शरद आया मतलब शरद जो मौसम है शरद का है ना, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है पुलों को पार करते हुए। यहाँ पे कवि पुलों को इसलिए पार करते हुए बता रहा है क्योंकि इस दौरान जो बारिश के दौरान जो पानी नदियों में चल रहा था, नदियों में पानी बह रहा था, तो पुलों के माध्यम से मतलब पुलों को पार करके अपन जैसे नदी पार करते हैं, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ पे नई चमकीली साइकिल तेज चलाने का मतलब ये है कि सूर्य जो है जब यहाँ पे पूर्व दिशा से जब सूर्य ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो इसकी जो किरणें हैं वो किरणें जब दूर तक पड़ती हैं, यहाँ पे किरणों को जो है वो क्या कहा गया है, साइकिल कहा गया है। तो सूर्य की किरणें जो है वो इस तरीके से जब ऊपर चढ़ती हैं तो यहाँ पर जो है ठीक है, तो सूर्य की किरणों को यहाँ पे कवि ने जो है नई चमकीली साइकिल कहा है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए बच्चों को आ जाइए पतंग उड़ाते हैं, आ जाइए पतंग उड़ाते हैं, इस तरीके से बुलाते हुए। आइए इसकी करते हैं सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे जैसा कि हमने चलिए एक और पद है इसको भी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन करेंगे इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है कि आगे जो है इसका आगे जो वाला पद है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कवि ये कह रहा है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तीतलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि बच्चों को
जो है बुलाते हुए चमकीले इशारों से तेज घंटी जोर जोर से घंटी बजाते हुए क्या करने के लिए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाते हुए आ जाइए पतंग उड़ाते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, ध्यान रखना यहाँ पर आकाश को कैसा बनाया है, तो आकाश को मुलायम बनाया। छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, विशेष करके जो एमसीक्यूज टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूछा जाएगा आसमान को कैसा बनाया है, तो आकाश को मुलायम बनाया है। ठीक है, अब देखिए कि पतंग ऊपर उड़ सके, आसमान को मुलायम कवि ने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि आसमान को मुलायम बनाया है इसलिए ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, पतंग आसमान में उड़ सके। अगर आसमान मुलायम नहीं होगा, अगर आसमान में बादल होंगे, अगर आसमान में या आकाश भारी होगा तो फिर पतंग ऊपर नहीं उड़ पाएगी। तो मुलायम इसलिए बनाया ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। अब देखिए पतंग की यहाँ पे विशेषता बता रहा है कवि कि पतंग कैसी है, तो पतंग को कवि क्या कह रहा है, दुनिया की सबसे हल्की चीज, पतंग दुनिया की सबसे हल्की चीजें इसलिए ऊपर उड़ती है, दुनिया की सबसे रंगीन चीज, क्योंकि पतंग रंग बिरंगी होती है ना, अलग अलग कलर की होती हैं। आपने भी देखा होगा खूब सारी पतंगे अलग अलग आप लोग भी उड़ाते होंगे। तो पतंग को सबसे हल्की बताया है, पतंग को सबसे रंगीन बताया है। दुनिया का सबसे पतला कागज, और पतंग में जो कागज काम में लिया जाता है वो हल्का कागज होता है ताकि वो भी ऊपर उड़ सके, कागज उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो ये जो डंडी आपको दिख रही है ना, ये कमानी है, इसे कमानी बोलते हैं, ये बांस की बनी होती है। तो बांस की जो पतली कमानी होती है वो भी काफी हल्की होती है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तीतलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जैसे ही पतंग ऊपर उठेगी, जैसे ही पतंग आसमान में जाएगी, जितनी ज्यादा ऊंची जाएगी उतनी ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, किलकारियां भरेंगे, सीटियां बजाएंगे, है ना, हाथ जोर जोर से। तो इस तरीके से आनंदित हो जाएंगे बच्चे, और तीतलियों की नाजुक दुनिया। अब यहाँ पे कवि एक प्रकार से क्या कर रहा है कि पतंग की तुलना तीतलियों से करता है। क्यों करता है, इसकी यहाँ पर कि उनकी दोनों के बीच में कुछ समानता होती है। जैसे तीतलियां भी आसमान में उड़ती है, पतंगे भी आसमान में उड़ती है। तीतलियां भी हल्की होती है, पतंगे भी हल्की होती है। तीतलियों और पतंग का आकार भी लगभग समान होता है। तीतलियां भी रंग बिरंगी होती हैं, पतंगे भी रंग बिरंगी होती हैं। तो इस तरीके से कवि ने यहाँ पर तीतलियों के साथ में इसकी समानता बताते हुए यहाँ पर बात कही है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसकी सप्रसंग व्याख्या जो हमें करनी है, तो हम इस प्रकार करेंगे कि सबसे पहले लिखा जाएगा संदर्भ। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, संदर्भ लिखा जाता है। और संदर्भ में जैसा कि हमने हमारा जो पिछली जो चैप्टर हमने किया था वहाँ पे मैंने बता दिया था स्पष्ट रूप से कि संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ में दो चीज़ें लिखी जाती है, एक तो कविता का नाम लिखा जाता है और एक उसके कवि का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि भाई ये जो प्रस्तुत काव्यांश है, या आप लिखेंगे कि उपर्युक्त काव्यांश, जब आप सप्रसंग व्याख्या करें तो लिखना परीक्षा में कि उपर्युक्त काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्रसंग में आपको लिखना है कि कवि इस पद्यांश में वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आरंभ का वर्णन प्रतीकों के माध्यम से करता है या बिंबों के माध्यम से करता है। क्योंकि जैसे भाद्रपद महीना समाप्त हो गया, उसके बाद में एक शरद ऋतु के आगमन की कवि बात करता है, नई चमकीले सूरज को या साइकिल को चलाते हुए पतंगों के उड़ाने का सारा वर्णन कर रहा है। तो आप लिखेंगे कि वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन को प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से कवि यहाँ पे बता रहा है। आप व्याख्या करेंगे। पहली पंक्ति थी कि भादो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। तो अब यहां से आप लिखेंगे, कवि कहता है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है क्योंकि तेज बौछारें अब नहीं गिरेगी, और भाद्रपद जो महीना था, भादो के महीने का अंत हो रहा है और अब तेज बौछारें गिरने की संभावना भी नहीं रही है। तो सबसे तेज बौछारें गई, क्यों गई, भादो समाप्त हो गया और नया सवेरा हुआ। आकाश से बादल हट जाने से अब सवेरा अधिक चमकीला और प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसमान में बादल नहीं है, तेज चमकता हुआ सूर्य हमें दिखाई दे रहा है। और वो चमकीला जो सवेरा हुआ वो कैसा है, वो खरगोश की आंखों के तरह लाल दिखाई दे रहा है। आगे कवि कहता है रास्ते सूख गए हैं, क्यों, क्योंकि वर्षा के पानी से भरे नदी नालों को पुल से पार करके शरद ऋतु रूपी बालक अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज दौड़ाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए अपने आगमन की सूचना देता हुआ वहां पर जो है वो आ पहुंचता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइकिल जो है
प्रकाशपूर्ण दिन और स्वच्छ आकाश का प्रतीक है। साइकिल किसका प्रतीक है? प्रकाशपूर्ण दिन, सूर्योदय जब ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि पतंगे भी ऊपर उड़ती है तो सूर्य जैसे ही ऊपर उड़ता है, तो यहाँ पर साइकिल जो है वो प्रकाशपूर्ण दिन और स्वच्छ आकाश का प्रतीक है। रास्ते स्वच्छ हो गए हैं और उनमें भरा पानी और कीचड़ सूख गए हैं। आकाश साफ हो गया है। स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने के लिए संकेत के साथ ये बालक अन्य बच्चों को बुला रहा है। आ जाइए, इशारों से, चमकीले इशारों से, जोर जोर से घंटी बजाते हुए बुलाता है। वह जानता है कि स्वच्छ आकाश में पतंग खूब ऊंची उड़ेगी। पतंग रंगीन और पतले कागज से बनी है। सारी पतंग की विशेषताएं जो है वो कवि यहाँ पे बता रहा है। उसमें बांस की पतली लचीली खपच्ची लगी है, जिसे कवि ने कमानी कहा है। वह बहुत हल्की है। जब ये पतंग आकाश में उड़ेगी तो बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे, सीटियां बजाएंगे, किलकारियां भरेंगे। आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगें तीतलियों के समान प्रतीत होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कवि ने पतंगों की तुलना किससे की है? तीतलियों से करी है। विशेष में आप लिखेंगे कि पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। पद्यांश की भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है और चित्रात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पे कवि ने किया है। चित्रात्मक मतलब मैंने बताया ना कि जैसे बिंबों के माध्यम से यहाँ पे कवि समझा रहा है, मतलब किसी भी चीज़ को एक प्रकार से इस तरीके से प्रस्तुत करना कि हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाए। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो इस तरीके से एक चित्र हमारे सामने जब उपस्थित हो जाता है तो वो चित्रात्मक शैली कहलाती है। इसे बिंबात्मक शैली भी कहते हैं, या बिंबों के माध्यम से कवि इन चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हम यहाँ पे हिंदी के जो चैप्टर वाइज अपन सारे चैप्टर्स कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट अगर कोर्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। और वो ऐप आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप लिखेंगे एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अगर आप लिखते हैं एजुकेशन राइज तो आपको वहाँ पे हमारा ऐप मिलेगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल करा दिए। कंप्लीट कोर्स मिलेंगे आपको, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी मिलेगी, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन अगले पेज पे जाते हैं और यहाँ पर अपन देखेंगे क्या कहता है कवि कि जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों की बात कर रहा है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो काफ़ी मुलायम होते हैं, बच्चे तो कोमल होते हैं। तो कवि कह रहा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। मुलायम बच्चे मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं। तो कवि यहाँ पे कह रहा है, कभी कपास जो होते हैं ना, कपास भी कोमल होती है, मुलायम होती है, तो इसीलिए यहाँ पे कपास की बात कर रहा है कवि। और बच्चे इतने तेज दौड़ते हैं, कभी इधर कभी उधर, ऐसा लग रहा है जैसे गोल पृथ्वी घूमती घूमती स्वयं उनके पैरों के पास आ रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसूद, छतों को भी नरम बनाते हुए। देखिए, आकाश को मुलायम बनाते हुए, एक शब्द आया था पिछले पद में हमने किया था, वहां पे आकाश को मुलायम बनाया था। क्यों मुलायम बनाया था? ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। और यहाँ पर जो छतें हैं, इन छतों को नरम बनाया है, छतों को नरम बनाया है। छतों को नरम क्यों? क्योंकि बच्चे जब दौड़ेंगे छतों पर तो उनके पांवों में लगे नहीं, है ना, इसलिए यहाँ पे छतों को नरम बताया गया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और सभी दिशाओं में बच्चे किसी भी दिशा में दौड़ेंगे तो जब दौड़ते हैं छतों पे तो जो आवाज़ आती है धम धम की उनके पाँवों से, तो उसे एक प्रकार से मृदंग की तरह बजाते हुए कवि ने यहाँ पे कहा है। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाने से उस पर थाप मारते हैं तो आवाज़ निकलती है। तो छतों पर जब उनके पाँवों से जो आवाज़ निकलती है वो मृदंग की तरह बजाते हुए कवि यहाँ पे कहता है। जब वे पैंग भरते हैं, पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो कई बार वो दौड़ते दौड़ते छतों के किनारे पहुंच जाते हैं। उस समय चूंकि उनके हाथ में पतंग होती है, उनके हाथ में पतंग की डोर जो होती है, तो वो गिरने से कई बार बच जाते हैं उस डोर के सहारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसकी व्याख्या करेंगे अपन, सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में वही एक बार फिर से मैंने कहा कि कवि का नाम लिखना और कविता का नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा साहब की रचना पतंग से लिया गया है। उसके बाद में आप प्रसंग लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि इस काव्यांश में कवि पतंग उड़ाते हुए बालकों के विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन करता है, कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उस दौरान जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो घटनाएं होती है, उसका वर्णन कवि यहाँ पर कर रहा है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं। बच्चे तो कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। किसके समान यहाँ पे बच्चों को मुलायम बताया कवि ने? छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बनेंगे, याद रखिएगा। कपास के समान कोमल होते हैं। वे अत्यंत साहसी और चंचल होते हैं। उनमें चोट को सहने की अद्भुत क्षमता होती है। जो बच्चे कई बार गिर भी जाते हैं, उन्हें चोट लग भी जाती है ना, तो वो उसे सहन कर लेते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी क्षमता होती है बच्चों में। लगता है वे धरती पर नहीं दौड़ते, बल्कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके चंचल पैरों के पास आ जाती है। इतने दौड़ते हैं, इतने चंचल होते हैं, इतने तेज गति से कभी इधर कभी उधर दौड़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि पृथ्वी स्वयं घूमते हुए उनके बेचैन पैरों के पास आती दिखाई देती है। आगे कहता है कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे पतंगों के पीछे धूप, गर्मी, कठोर छतों के किनारे की परवाह न करते हुए दौड़ते हैं। उनको छतों की कठोरता का पता ही नहीं चलता। उनके कदमों की आहट को सुन करके लगता है कि दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हैं। तो जब वो दौड़ते हैं तो आवाज़ जो आती है उसे लगता है कि दिशाएं जो है ना, उस कभी इधर इस दिशा से कभी इस दिशा से आवाज़ आ रही है, जैसे कि मान लो मृदंग की आवाज़ आ रही है। वह पतंग की डोर के सहारे पैंग बढ़ाते हैं और झूला झूलते से लगते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जो पेड़ों की डालियां होती हैं, उन डालियों पे जब अपन झूलते हैं तो डाली को जैसे ही छोड़ते हैं डाली एकदम ऊपर जाती है। तो इसी तरीके से बच्चे जब दौड़ते दौड़ते एकदम छतों के खतरनाक किनारे पे जाते हैं, फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पैंग जब भरते हैं तो छत जो डाली होती है, डाली के समान वो लचीले डाल की तरह जो है वो ये बच्चे तेज गति से छतों के खतरनाक कोनों पर पहुंच जाते हैं। उस समय उनका रोमांचित शरीर ही उन्हें गिरने से बचाता है। तो वो खतरनाक किनारों पर पहुंचने के बाद भी कई बार वो गिरते नहीं है, वापस ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनके शरीर में जो रोमांच भरा हुआ है, वो रोमांच उन्हें वापस पुनः जो वो ले आता है, गिरने से बचा लेता है। ऐसा लगता है कि आकाश में उड़ती पतंग ने अपने डोर का सहारा देकर के इनको गिरने से बचा लिया। क्योंकि जब बच्चों के हाथ में डोर होती है तो एक तरफ बच्चे वो डोर के सहारे पतंग को पकड़े रखते हैं, दूसरी तरफ पतंग उस डोर के सहारे बच्चों को गिरने से बचा लेती है। तो कवि यहाँ पर इस तरीके से वर्णन कर रहा है। अब यहाँ पे विशेष में आप लिखेंगे कि कवि अपने काव्य कौशल से बिंबों की नई दुनिया दिखा रहा है, जहां बालकों की रंगीन दुनिया है। तो बिंबों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कवि, शब्द चित्रों के माध्यम से कवि यहां पर इन चीजों का वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट लिखा है कि छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भाव है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते हुए बच्चों का वर्णन कवि ने किया है। कवि ने सटीक उपमानों के द्वारा शब्द चित्र को सजीवता प्रदान की है। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा अगला जो पद है वो है, उसकी अपन यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या कर लेते हैं। तो देखो कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? बच्चे उड़ रहे हैं। जब पतंग उड़ती है तो बच्चे भी उड़ते हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब जो ये अपने रोम जो होते हैं, तो रोम के जो जहाँ से रोम निकलते हैं वो एक प्रकार से रंध्र कहलाते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में। तो बच्चे कई बार गिर जाते हैं, लेकिन कई बार गिरने से बच जाते हैं, और जब बच जाते हैं तब तो उनमें और भी ज़्यादा साहस बढ़ जाता है। तो कवि यहाँ पर इसी बात का वर्णन जो है वो कर रहा है। तो देखो लिखेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में एक बार फिर से आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा साहब की रचना पतंग से लिया गया है। और उसके बाद में आप लिखना प्रसंग में लिखना कि काव्यांश में कवि ने पतंग उड़ाते निर्भीक बालकों का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो कितने निडर होकर के उड़ाते हैं, इस बात का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे कि पतंग उड़ाते बच्चों का पूरा ध्यान पतंग पर ही टिका होता है। जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ती हैं, उसी प्रकार वे भी अपने रोमांच के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। बच्चे भी जिस तरीके से पतंग उड़ती है उसी तरीके से उड़ते हैं। अपने ध्यान में मग्न वे छतों के किनारों पर पहुंच जाते हैं। वैसे तो कभी नीचे गिरते ही नहीं है, परंतु अगर कभी गिर भी जाते हैं और चोटेल
फेल होने से बच जाते हैं तो पहले की अपेक्षा और अधिक निर्भीक हो जाते हैं और अधिक निडर हो जाते हैं और अधिक तेज गति से वो पतंग उड़ाते हैं, दौड़ते हैं। वे निर्भयता पूर्वक उछल करके सुनहले सूर्य को छू लेना चाहते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। वे और भी तेज गति से पृथ्वी पर दौड़ते हैं, निर्भीक होकर अपने लक्ष्य को पा लेना चाहते हैं। आप लिखेंगे विशेष में कि पतंग उड़ाने में तन्मय बच्चे पतंग के साथ उड़ते दिखाई देते हैं। पतंग उड़ाते समय छतों पर इधर उधर तेजी से बच्चे दौड़ रहे हैं। पद्यांश में लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है और भाषा सरल, भावानुकूल और अलंकारों से युक्त है। और इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद में जो इसके प्रश्न बचे हैं तो अपन सबसे पहले तो करेंगे इसके जो एमसीक्यूज हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमसीक्यूज मतलब जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वहाँ पे हम करेंगे इसके एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन हैं। उसके बाद में फिर हम इसके जो लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं उनको करेंगे, ठीक है। लघु और अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है और बाकी जो किताब के जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न भी अपन इसमें करेंगे। इसके ये जो अपन ने जो अभी पढ़ा है इसकी अगर पीडीएफ आप चाहते हैं, है ना, इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। हिंदी के कंप्लीट कोर्स में जैसे चैप्टर वाइज आप देखिएगा, वहां पर चैप्टर वाइज आपको सबसे पहले जो है वो कवि परिचय आपको मिल जाएगा। उसके बाद में कविता परिचय आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में जो कंप्लीट चैप्टर है उसकी आपको क्या मिल जाएगा कि उसकी व्याख्या आपको मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी उसके मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको जो है प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। पीडीएफ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ में आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। वहाँ पे ये सारे वीडियो लेक्चर्स है ना, चैप्टर वाइज जितने भी हैं हमारे, वो सारे वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च करी है, तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, जरूर हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।